और यहाँ पर आपको बताएं कि एलपीजी 15 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी गई है। ओगरा का नोटिफिकेशन भी जारी। घरेलू सिलेंडर 180 जबकि कमर्शियल सिलेंडर 692 रुपये सस्ता किया गया है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 232 रुपये मुकर्रर, जबकि घरेलू सिलेंडर 2736, कमर्शियल सिलेंडर 10,532 रुपये में मिलेगा। आपको बताएं कि एलपीजी 15 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी गई है। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 180, कमर्शियल सिलेंडर 692 रुपये सस्ता कर दिया गया। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 232 रुपये मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 2736 जबकि कमर्शियल सिलेंडर 10,532 रुपये में अब मिलेगा। एलपीजी 15 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर 180, कमर्शियल सिलेंडर 692 रुपये सस्ता कर दिया गया है। 2736, कमर्शियल सिलेंडर 10,532 रुपये में मिलेगा। आपको बताएं कि एलपीजी 15 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी गई है। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर 180, कमर्शियल सिलेंडर 692 रुपये सस्ता कर दिया गया। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 232 रुपये मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 2736 जबकि कमर्शियल सिलेंडर 10,532 रुपये में अब मिलेगा। एलपीजी 15 रुपये फी किलोग्राम सस्ती कर दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर 180, कमर्शियल सिलेंडर 692 रुपये सस्ता कर दिया गया है। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं ईद की गहमा गहमी और तैयारियों की। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ख्वातीन में ईद शॉपिंग के लिए दौड़ शुरू हो चुकी। बाजारों में गहमा गहमी है। जिन्होंने कपड़े खरीद लिए उन्हें अब मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश है, जबकि मेहंदी के स्टॉल्स पर रश है। पार्लर्स में भी बुकिंग होने लगी है और छोटे बच्चे ईद की खरीदारी में पेश नजर आते हैं। आपको बताएं कि तैयारियां अपने अरूज पर हैं। तैयारियों और गहमा गहमी का अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा फातिमा, आगाह कीजिएगा। जी, ईद में कम दिन रह गए हैं लेकिन खरीदारों की तैयारी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त अनारकली बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ इफ्तारी से पहले शुरू होने वाला शॉपिंग का सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी अपनी पसंद की चीजें नहीं मिल रही। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है या नहीं। मुझे ये बताइएगा, ईद में सिर्फ अपने 1 से 2 दिन रह गए, तो आपने क्या क्या ले लिया, क्या क्या बाकी रह गया? तैयारी मुकम्मल है या अभी भी कुछ रह गया? नहीं, तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो गई। अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, वो लेने आए हैं। ज्वेलरी हो गई है और उसके अलावा कपड़े भी हो गए हैं, बस मेहंदी और थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं। इस बार आपने कैसा जूता सिलेक्ट किया, कैसे कपड़े सिलेक्ट किए, थोड़ा सा हमें उस हवाले से भी बताएं। नए ब्रांड के हैं, वहीं से लिए हैं कपड़े। अच्छे कपड़े मिल गए हैं वहाँ से और जूते भी वहीं से लिए हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं इस मरतबा। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इनकी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कपड़े और जूते वगैरह इन्होंने ले लिए हैं और आज यहाँ पर वो ज्वेलरी लेने आई हुई हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक और बच्ची मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। आप मुझे ये बताओ, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है? क्या ले लिया, क्या रह गया? आप मुझे बताइएगा, आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, क्या ले लिया, क्या रह गया? जूती रह गई है, थोड़ी सी कॉस्मेटिक का सामान रह गया है बस। तो ये 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा या हो जाएंगी? जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि कपड़े जूते वगैरह ले लिए हैं, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी का थोड़ा सा सामान रह गया और वो लेने आई हुई हैं और शॉपिंग का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की आमद है। परदेसियों ने वापसी की राह पकड़ ली। प्राइवेट इदारों, फैक्ट्रियों, मार्केटों और बंगलों में काम करने वालों की घर वापसी का सिलसिला शुरू। शहर के लारी अड्डों पर रश बढ़ गया है। एक मरतबा फिर से ओवर चार्जिंग की शिकायत भी की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खादिम कम्बोड से। जी उस्मान खादिम, आगाह कीजिएगा, ओवर चार्जिंग की शिकायत सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भी एक बस अड्डे पे मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद है परदेसियों की जो यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। कुछ लोगों ने टिकट पहले से ही खरीदे हुए थे, टिकट की बुकिंग करवाई हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पहुँच के सुख का सांस लिया है कि उन्हें इतने ज़्यादा रश के अंदर खार नहीं होना पड़ेगा। और बसें भी जो है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफी चलाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सहूलत दे सके सफ़र करने वालों को। लेकिन उसके बावजूद भी सहूलियात इतनी ज़्यादा नहीं है कि तमाम लोगों को जो है वो सहूलत फराहम की जा सके। किराए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। शायद जो परदेसी हैं उन्होंने ये शिकायत किया है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, डबल रेट तक लिया जा रहा है टिकट का। इस
حوالے سے موقف جو اختیار کیا ٹرانسپورٹرز نے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ممکن نہیں رہا سستا ریٹ دینا سفر کرنے والے مسافروں کو، جبکہ مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ عید ہے، اپنوں میں جا کے تو کرنی ہی ہے، مجبوری ہے گھروں کو واپس جانا ہے، اس وجہ سے ٹکٹ تو لینا ہے جس بھی قیمت پہ ملے۔ یہی یہاں پہ بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، بڑی تعداد میں پردیسی یہاں پر موجود ہے، اپنے سامان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے قصبوں کا رخ کر رہے ہیں۔ بس اڈوں پہ، ریلوے اسٹیشن، تمام جگہوں پہ اس وقت لاہور کے اندر جو ہے وہ رش ہے بہت زیادہ، اسی جو ہے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ عثمان خادم آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی 15 روپے فی کلو گرام سستی کر دی گئی ہے۔ اوگرا کا نوٹیفکیشن بھی جاری، گھریلو سیلنڈر 180 جبکہ کمرشل سیلنڈر 692 روپے سستا کیا گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت 232 روپے مقرر، جبکہ گھریلو سیلنڈر 2736، کمرشل سیلنڈر 10,532 روپے میں ملے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی 15 روپے فی کلو گرام سستی کر دی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گھریلو سیلنڈر 180، کمرشل سیلنڈر 692 روپے سستا کر دیا گیا۔ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت 232 روپے مقرر کی گئی ہے۔ گھریلو سیلنڈر 2736 جبکہ کمرشل سیلنڈر 10,532 روپے میں اب ملے گا۔ ایل پی جی 15 روپے فی کلو گرام سستی کر دی گئی۔ اوگرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ گھریلو سیلنڈر 180، کمرشل سیلنڈر 692 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کار موٹرز کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹویوٹا موٹرز نے 24 مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں 5,80,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ کار موٹرز کمپنیوں کی اجارہ داری کے سامنے حکومت بے بس۔ ٹویوٹا موٹرز نے ایک مرتبہ پھر سے گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ ٹویوٹا نے 24 مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں 5,80,000 روپے تک کا اضافہ کیا ہے۔ ٹویوٹا موٹرز کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق فارچونر لیجنڈر ڈیزل کی قیمت میں 5,80,000 روپے اضافہ۔ فارچونر لیجنڈر ڈیزل کی نئی قیمت 1,26,79,000 روپے ہو گئی۔ فارچونر 2.8 سگما کی قیمت میں 5,50,000 روپے اضافے سے فارچونر 2.8 سگما کی نئی قیمت 1,20,39,000 مقرر کی گئی ہے۔ اٹلس گرینڈی 1.8 کی قیمت میں 2,10,000 روپے اضافہ، نئی قیمت 48,89,000 روپے ہے۔ کرولا ایکس 1.8 سی وی ٹی کی قیمت میں 2 لاکھ روپے اضافہ، نئی قیمت 48,59,000 روپے ہوگی۔ 6 ایم ٹی کی قیمت میں 1,60,000 روپے اضافہ، نئی قیمت 39,09,000 روپے ہے۔ کرولا ایکس 1.6 اے ٹی کی قیمت میں 1,70,000 روپے اضافہ، نئی قیمت 40,99,000 روپے ہو گئی۔ یاریس ایکس ایم ٹی 1.5 کی قیمت میں 1,60,000 روپے اضافہ، نئی قیمت 34,49,000 روپے۔ یاریس جی ایل آئی ایم ٹی 1.3 کی قیمت میں 1,40,000 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 30,39,000 روپے ہوگی۔ صدر کار ڈیلرز فیڈریشن لاہور شہزادہ سلیم کا کہنا تھا کہ نئی حکومت بھی کار کمپنیوں کی اجارہ داری کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ ایک کمپنی کی جانب سے قیمتوں میں اضافے سے دیگر کمپنیاں بھی اضافہ کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد کار ڈیلرز فیڈریشن احتجاج سمیت دیگر آپشن کا اعلان کرے گی۔ سعید احمد، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ میں شامیانے لگا کر مہمانوں کے لیے صوفے اور کرسیاں لگائی گئیں جو کم پڑ گئیں۔ شور شرابے اور نعروں کی گونج میں حمزہ شہباز نے پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ پنجاب حلف برداری کی تقریب میں حمزہ شہباز نے پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ حمزہ شہباز کی اولین ترجیح پنجاب کے عوام کی خدمت ہوگی۔ آئندہ ماہ بجلی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ 1 مئی کو تو فوری طور پہ نہیں ساری بجلی آئے گی، ابھی ہم نے کوشش کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی، مگر انشاءاللہ 7-8 تاریخ کے بعد پہلے ہفتے کے بعد بجلی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ بجلی کا جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، وہ نہیں خریدا گیا تھا، فوری طور پہ شپس خریدے گئے۔ شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو ان کا حقیقی نمائندہ مل گیا، اب شہباز سپیڈ کی طرز پر ترقی ہوگی۔ میں مبارکباد دیتی ہوں پنجاب کے لوگوں کو کہ وہ جس طرح کھڑے رہے ہیں اپنی جگہ پر اور جس طرح انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے آج پنجاب کے لیے خاص طور پہ یہ مبارکباد کا دن ہے، اور شکر الحمدللہ، کیونکہ جس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جہاں قانون پہ لوگ نہیں چلیں گے، وہاں حادثات ہی حادثات ہوں گے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ قانون نے اپنا راستہ بنایا، حلف برداری کی تقریب میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو کیا ملا؟ پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، ان کے ایجنڈے کے اوپر ڈیفرنٹ معاملات آ رہی ہیں، کس طرح چلتے رہتے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس دستور اپنا راستہ آج خود نکال رہا ہے۔
तकरीब हलफबरदारी में मरियम नवाज शरीफ, चौधरी मुनीर, कैप्टन ट्राइड मोहम्मद सफदर, सरदार याद सादिक, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर खान और जाहिद आमिर ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ और मुसद्दिक मलिक समेत हुकूमती शख्सियात शरीक हुई। तकरीब हलफबरदारी के दौरान डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी, अब्दुल अलीम खान, मियाँ खालिद महमूद, मलिक असद खोखर, मलिक नुमान लंगड़ियाल, नईम मीर, डॉक्टर रागब हुसैन नईमी और मुफ्ती इंतखाब नईमी पिंडाल में मौजूद थे, जबकि सीनियर सहाफियों इफ्तिखार अहमद, सलमान गनी, मुजीबुर रहमान शामी, अरशद अंसारी, रईस अंसारी, परवेज बशीर, मंसूर अली खान और हबीब अकरम समेत दीगर ने भी तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की। हलफबरदारी की तकरीब में अताउल्लाह तारड़, राना मोहम्मद इकबाल, सुहेल महमूद भट्ट, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, सरदार अवैस लगारी, सईद अकबर नवानी, हनीफ अब्बासी, तहमीना दौलताना और नसीर भुट्टा शरीक हुए। ताजर बरादरी में चेयरमैन बिजनेस पैनल पंजाब ख्वाजा शाहजेब अकरम, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अजमत शाह शरीक हुए। सदर आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, हाफिज नूर रांझा, साबिक चेयरमैन कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट जहीर भुट्टा और नसीर भुट्टा ने हमजा शहबाज की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ उठाने के बाद गवर्नर हाउस से वज़ीर आला ऑफिस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब दाता दरबार भी गए, जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात करते हुए खैरियत दरियाफ्त की और सियासी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ओहदे का हल्फ उठाने के बाद गवर्नर हाउस से वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला ऑफिस के अफसरों और अमले से मुलाकात की। हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे और जो बर्बादी, करप्शन, ना अहली, बैड गवर्नेंस की मिसाल PTI हुकूमत ने कायम की है, हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने मुलाकात की। हमजा शहबाज को इंतजामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला की अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब जहांगीर तरीन के घर मॉडल टाउन भी पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन के सियासी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इत्तेहादियों की मशावरत से अवामी मफाद में फैसले करेंगे। उमर असलम, सिटी 42। पंजाब के नए वज़ीर आला हमजा शहबाज 48 साल की उम्र में पंजाब के 9 उम्र वज़ीर आला बन गए। नए वज़ीर आला पंजाब का सियासी कैरियर कब शुरू हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के नए वज़ीर आला हमजा शहबाज का सियासी करियर अक्टूबर 1999 में शुरू हुआ। नून लीग की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद हमजा शहबाज 1999 में लीगी कारकुनों के साथ अडयाला जेल में कैद कर दिया गया। जेल से रिहाई मिली तो अपने खानदान की जिलावतनी के बाद हमजा शहबाज ने फैमिली का कारोबार संभाल लिया। 2008 के इंतखाबात में लाहौर के हल्का NA 119 से बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2013 के आम इंतखाबात में हमजा शहबाज दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2018 के इलेक्शन में हमजा शहबाज ने NA 124 और PP 140 से कामयाबी समेटी। 13 अगस्त 2018 को हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन लड़ा। हमजा शहबाज ने उस्मान बुज़दार के 186 वोटों के मुकाबले में 159 वोट हासिल किए। 25 अगस्त 2018 को हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर हुए। इसी सियासी सफर में आज पंजाब की पग हमजा शहबाज के सर पर सज चुकी है। हमजा शहबाज शरीफ खानदान के तीसरे फर्द हैं जो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। इससे पहले मियां नवाज शरीफ 1985 में पंजाब के नवे वज़ीर आला बने थे। नवाज शरीफ के बाद 1997 में हमजा शहबाज के वालिद शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने। शहबाज शरीफ 1997 से 1998 तक वज़ीर आला रहे। मरकज और वफाक में नून लीग की हुकूमत की बरतरफी के बाद 2008 में शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर वज़ीर आला मुंतखब हुए। 2013 के इंतखाबात में पंजाब की पग एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ के सर पर रखी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब हो गया हूँ। आईने पाकिस्तान में ही हमारी फलाह है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना और दलील से बात करने में बका है। मॉडल टाउन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है। आईने पाकिस्तान और पार्लियामेंट के तकद्दुस को बरकरार रखना हम सब का फर्ज है। वक्त की जरूरत है कि 73 के आइन पर अमल करें। आईने पाकिस्तान के तहत पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। मेरा काम सारे अरकान पार्लियामेंट के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि PTI के जो इस्तीफे पार्लिमानी हदूद से हट कर आए उनका जायजा लूंगा। हम सब ने रज़ाकाराना तौर पर आईने पाकिस्तान पर अमल करना है। हलफ लेने के बाद मैं पीपल्स
पार्टी वस्ती पंजाब का सदर नहीं रहा। देखिए, जो इस्तीफे मेरे पास आए हैं, मैंने पहले दिन ही जब मैंने हल्फ लेने के बाद मैंने रूलिंग दी थी कि वो तमाम इस्तीफे जो हैं वो मेरे सामने पेश किए जाएं, और उस पर जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेरे पास आई है कि एक कायदो ज़वाबत है इस्तीफ़ा देने के, कोई रूल्स हैं, उनके रूल्स के तहत जो इस्तीफे आए हैं उनको तो कबूल कर लिया जाएगा। जो उससे हटकर आए हैं या जिसमें शकूक हैं, उन लोगों को मैं बुलाना चाहता हूँ। इस मौका पर पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि जब पीटीआई वालों ने वोट दिया उस वक्त उनका कोई पार्लिमानी लीडर नहीं था। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। हमजा शहबाज शरीफ की काबीना के हवाले से मुशावरत शुरू। हमजा शहबाज शरीफ की काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। मियां शहबाज शरीफ के दौर में काम करने वाले वज़रा को पुराने महकमे दिए जाने का इम्कान है। मलिक अहमद खान, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना मशहूद अहमद खान, बिलाल यासीन को वजीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक सेहत के वजीर होंगे। जुगनू मोहसिन, सैफुल मुलूक खोखर, सैयद हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना मशहूद अहमद खान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक बिलाल यासीन को वजीर खुराक बनाया जाएगा। इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी वजीर होंगे। महर एजाज का नाम भी ज़ेरे गौर है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा तरीन ग्रुप को दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को भी खत लिख दिया। गवर्नर ने आईनी माहिरीन का एक और हंगामी इजलास तलब कर लिया। हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के इक़दाम और हाई कोर्ट में दायर अपील का जायज़ा लिया जाएगा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एक बार इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो दोबारा बहाली नहीं हो सकती। एक दफ़ा इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो दोबारा बहाल कैसे किया जा सकता है? डिप्टी स्पीकर ने इंतखाब किया और वो उन्होंने गवर्नर को भेज दिया। उसके बाद गवर्नर का कोई इख्तियार ही नहीं था। वो क्या इंक्वायरी ऑफिसर हैं? तो इनकी जो बहाली ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अनलॉफुल, इल्लीगल और उसके मुताबिक गैर आईनी। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर के जरिए नए वजीर आला का हलफ करवाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने हमजा शहबाज समेत फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। सदर और गवर्नर के आइन का आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी के बारे में सिंगल बेंच के फैसले का पैरा 9 मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच ने सब्तैन खान समेत तहरीक इंसाफ के 17 अराकीन की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अदालत ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। अदालत ने पैरा 9 मुअत्तल कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच ने करार दिया था कि गवर्नर और सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। अपील पर समाअत शुरू हुई तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि हलफ से पहले आ जाते। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि अब हलफ हो गया है तो क्या कर सकते हैं। वकील ने कहा कि अदालत के पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं। अदालत को पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। अपील कुनिंदा की इस्तदा पर अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि अपील पर समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। पंजाब में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश। पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुराद रास की शिरकत। राजा बशारत, मोहसिन लगारी, सरदार सब्तैन खान भी इजलास में शरीक थे। पंजाब असम्बली की तहलील समेत दीगर अमूर पर गौर किया गया। असम्बली से वापसी पर उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला का प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। पंजाब असम्बली में सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में आईनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में असम्बली तहलील करने समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में मुराद रास, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, बाउर रिजवान, मोहसिन लगारी और राजा बशारत ने शिरकत की। मियाँ महमूद रशीद, अंसर मजीद न्याजी, इखलाक अहमद, सरदार सब्तैन खान और यावर अब्बास बुखारी भी इजलास में शरीक हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली तो पूरी शान और शौकत के साथ प्रोटोकॉल में पहुंचे। असम्बली सेक्रेटरीट में इजलास की सदारत कर रहे थे कि उन्हें बताया गया कि वो मजीद नहीं रहे। वो असम्बली सेक्रेटरीट में ही कुछ देर मौजूद रहे और उनको प्रोटोकॉल में लाने वाले अफसरान उन्हें असम्बली छोड़कर प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेकर मियां हमजा शहबाज के पास पहुंच गए। सरदार उस्मान बुज़दार असम्बली से बाहर आए तो उनको बताया गया कि अब आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में घर जाएंगे। सूबा भर के स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में मुख्तस 3 अरब रुपए के फंड्स रोक लिए गए हैं। स्कूलों के तरक्याती कामों के लिए बजट कहां से लाएं? स्कूल सरबराहान सर पकड़ कर बैठ गए।
صوبہ بھر کے اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں مختص 3 ارب روپے کے فنڈز روک لیے گئے۔ لاہور کے 1119 اسکولوں کو 15 کروڑ 26 لاکھ روپے کے زائد کے فنڈز جاری ہونا تھے۔ اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں فنڈز 1 اپریل کو جاری ہونا تھے۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود اسکولوں کو فنڈز نہیں مل سکے۔ مالی سال ختم ہونے میں بھی صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اسکولوں کے ترقیاتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فنڈز کی کمی کے باعث اسکولوں کو فنڈز تاحال جاری نہ ہو سکے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے بجٹ منظور ہوتے ہی اسکولوں کو فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ LDA سٹی چناب روڈ کی ایکوزیشن کے لیے پرائس اسیسمنٹ مکمل کر لی گئی ہے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 1.5 ارب کے فنڈز دینے کی بھی منظوری۔ LDA سٹی چناب روڈ کی ایکوزیشن کے لیے پرائس اسیسمنٹ کا کیس فائنل منظوری کے لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو بھیج دیا گیا ہے۔ جناح سیکٹر میں باقی اراضی کی ایکوزیشن کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی گئی۔ DG LDA احمد عزیز تارڑ نے فنڈز دینے کا حکم دیا ہے۔ ٹرانسمیشن لائن ایکوزیشن کے لیے 40 کروڑ کے فنڈز دیے جائیں گے۔ جناح سیکٹر میں ترقیاتی کام تیز کرنے کے لیے 1.5 ارب روپے کے فنڈز دینے کا بھی فیصلہ دیا گیا ہے۔ جناح سیکٹر کے الاٹیز کو ہنگامی بنیادوں پر قبضہ دینے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ DG LDA نے گزشتہ روز ایڈیشنل DG ہاؤسنگ، چیف انجینئر 1 اسرار سعید، ڈائریکٹر فائنانس، ڈائریکٹر LDA سٹی کے ساتھ اجلاس میں اہم فیصلے کیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ نے کمپیوٹرائزڈ FIR کے ساتھ مینول FIR بھی تھانے کے رجسٹر میں درج کرانے کا حکم دے دیا۔ FIR کا ریکارڈ تھانے میں سالوں محفوظ رہتا ہے، جبکہ کمپیوٹر سسٹم خراب ہونے کے باعث FIRs کا ریکارڈ ختم ہو سکتا ہے۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے کمپیوٹرائزڈ FIR کے ساتھ مینول FIR بھی تھانہ کے رجسٹر میں درج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ IG مانیٹرنگ پنجاب نے IG پنجاب کے حکم پر CCPO لاہور، تمام RPOs، تمام CPOs اور تمام DPOs کو مراسلہ بھجوا دیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی کہ تمام محرر نوٹ کر لیں۔ آج سے کمپیوٹر میں FIR درج کے فوراً بعد محرر تھانہ مینول بک میں بھی ہاتھ سے اندراج کرے گا۔ آئندہ FIR بک مینول تیار کی جائے گی اور ویسے ہی تیار کی جائے گی جیسے کمپیوٹر سے پہلے رجسٹر نمبر 1 کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا۔ پولیس رول 1934 کے مطابق ایک FIR کی 4 پرت بنتی ہیں۔ ایک پرت تھانے کی ریکارڈ میں 60 سال تک رہتی ہے، دوسری پرت علاقہ مجسٹریٹ کو بھجوائی جاتی ہے، ایک ضلعی پولیس افسر کو بھی بھجوائی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جیلوں میں قیدیوں سے عام ملاقات کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے پہنچ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں عید کی چھٹیوں میں قیدیوں کو صرف کھانا کپڑے فراہم کیے جا سکیں گے، جبکہ ملاقات پر پابندی ہوگی۔ کیمپ جیل میں عام ملاقات کے دوران جکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ قیدیوں کے پیاروں کا کہنا تھا کہ ان کو دکھ ہے کہ ان کے پیارے عید پر گھروں سے دور ہوں گے۔ ملاقاتیوں کا کہنا تھا کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں اور باری آنے پر ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ چھوٹا بھائی ہمارا اندر ہے تو اس کے لیے ہم کھانا وغیرہ لے کے آئے ہیں، تو سوموار کو ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن عید کی وجہ سے آج ہماری ملاقات انہوں نے کروا دی ہے، ان کی مہربانی ہے، تو ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنے بھائی کو ملنے آئی ہوں، میرا بھائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ کھانے کا سامان کھانا پکا کے لے کے آئی ہوں، کچھ بیکری کا سامان ہے اور پھل ہیں جو بھائی کے لیے لے کے آئی ہوں۔ فروٹ لے کے آئے، بس روٹی لے کے آئے، جیسے 1000 روپیہ کو جمع کروایا۔ جیل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ملاقات کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا اور شام تک جاری رہے گا۔ آخری ورکنگ دن میں 2000 سے زائد قیدیوں کی ملاقات کروائی گئی۔ آج IG صاحب کی ہدایات کے مطابق جنرل ملاقات ہے، تمام کیٹیگری کے لوگ اپنے پیاروں سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس میں ابھی تک ہم تقریباً 1500 کے قریب لوگوں کی ملاقات کروا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اندر کھانے کے مینیو میں بھی ایک اچھا مینیو ترتیب دیا گیا ہے جو کہ عید کے دنوں میں ان کو دیا جائے گا۔ جیل حکام کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر جیل انتظامیہ کی جانب سے خصوصی کھانے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ عزیز و اقارب سے سامان اور کھانے کی وصولی کے لیے عملہ ڈیوٹی پر موجود ہوگا۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ عید کی خوشیاں اور معاشرے کے خصوصی افراد کے ساتھ منائی جائیں تو یہ بھی انسانیت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی درد مندوں نے فاؤنٹین ہاؤس میں مریضوں کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں ہونے والی تقریب کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلاحی تنظیم SK فاؤنڈیشن اور RCL گریس کی جانب سے فاؤنٹین ہاؤس میں عید کے تحائف تقسیم کیے گئے۔ خواتین میں مہندی، چوڑیاں اور پھل تقسیم کیے گئے۔ فاؤنڈیشن کے سربراہ شائستہ خاور کے مطابق تحائف کا مقصد عید کی خوشیاں بانٹنا ہے۔ یہ جو ایفرٹ ہے، اس ایفرٹ سے کا مین کانسیپٹ یہی ہے کہ ان کو وہ ساری عید کی خوشیاں یہیں پہ مل جائیں، تاکہ ان کو بھی وہی، کیونکہ ہر فیمیل کا دل کرتا ہے وہ مہندی لگائے، چوڑیاں پہنے، تو وہ سارا کچھ ان کو یہاں پر ہی ہم کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ خوشیاں بانٹنے کا بہانہ ہے۔
ईद के मौका पर फाउंटेन हाउस में बेशतर मरीज उदास और सोगवार दिखाई दिए। कहते हैं मेहंदी, चूड़ियाँ और फ्रूट अच्छा तोहफा है, लेकिन अहले खाना के साथ ईद मनाना खुशियों को दोबाला कर देता है। हमें तो हमारे अपने यहाँ छोड़ने के बाद भूल ही गए हैं। मेहंदी लगा के बड़ी खुशी हो रही है और चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो हम चूड़ियाँ पहनेंगे और फ्रूट्स पड़ा इफ्तारी के बाद हम वो खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों ने ईद पे फाउंटेन हाउस में हम लोगों ने मेहंदियाँ लगाई हुई हैं। फाउंडेशन की जानिब से खूबसूरत मेहंदी डिजाइन भी बनवाए गए। दूसरी जानिब रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की जानिब से ईद की खुशियाँ बांटने के लिए बच्चियों के लिए मेहंदी स्टॉल्स का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चियों को फ्री मेहंदी लगाई गई। मेहंदी के बगैर बच्चियां ईद को नामुकम्मल समझती हैं, इसीलिए फ्री मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए ताकि बच्चियों की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। बच्चियों ने अपनी पसंद के डिजाइन की मेहंदी लगवाई। बच्चियों का कहना था कि ईद के रंगों की तरह मेहंदी का रंग भी खूब आएगा। मेरा दिल कर रहा था मेहंदी लगवाने को, अहमद सलमान अंकल ने हमें मेहंदी लगवा दी, मैं बहुत खुश हूँ। जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच का कहना था, हमारी कोशिश थी सफेद पोश तबका जो पार्लर नहीं जा सकता उनके लिए ऐसा इकदाम किया जाए कि उनकी ईद की खुशी अधूरी ना रहे। आज हमने अपने इस हलके के अंदर बच्चियों के लिए ईद का मेहंदी का स्टॉल लगाया। बच्चियाँ बहुत खुश हैं कि यहाँ पे आके वो मेहंदी भी लगा रही हैं। ये वजह भी यही है कि ईद के आखिरी दिनों के अंदर बाज़ारों के अंदर रश हो जाता है और रश के अंदर स्टॉल्स के अंदर महंगी मेहंदी के स्टॉल्स कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने बच्चों के लिए आज यहाँ पे मेहंदी का स्टॉल लगाया। मुफ्त मेहंदी लगवाकर बच्चियां इंतहाई खुश दिखाई दी और फ्री स्टॉल्स पर अहमद सलमान बलोच का शुक्रिया भी अदा किया। जमात इस्लामी की जानिब से मेहंदी के फ्री स्टॉल्स किसी नेमत से कम नहीं। खवातीन ने जमात इस्लामी के इस इक़दाम को खूब सराहा। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ मायदा वहीद, सिटी 42 के डोर्थी मेमोरियल चर्च के पादरी सलमान यूसुफ की जानिब से मुस्लिम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम के लिए इफ्तार डिनर की तकरीब का एहतमाम किया गया। तर्जुमान PTI मजहबी अमूर विंग अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी सुप्रीम काउंसिल हाजी आमिर रशीद खान ने खुसूसी शिरकत की। किनाल पार्क गुलबर्ग डोर्थी चर्च की जानिब से दी जाने वाली इफ्तारी की तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया। इसके बाद नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। इफ्तारी की तकरीब में चेयरमैन आलमी मजलिस अदियान हाफिज नोमान हामिद, सदर शिया उलमा काउंसिल कासिम अली कासमी, अब्दुल सत्तार रहीमी, महमूद गजनवी और पादरी सैमुल अजीम ने शिरकत की। पादरी राना इसफाक जबकि पादरी फ्याज मुनव्वर, पादरी दीगर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। यतीम खाना चौक में सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद और उनकी टीम के ज़ेर एहतमाम दारुशफ़क़त के यतीम बच्चों के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर बाबर महमूद ने बच्चों में ईदी और रेडीमेड गारमेंट्स के भी तकसीम किए गए हैं। सदर खिदमत हॉल रोड बाबर महमूद और उनकी टीम की जानिब से दारुशफ़क़त के यतीम बच्चों को पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर दिया गया। सदर हॉल रोड बाबर महमूद ने बच्चों को ईदी दी और उनकी पसंद के मुताबिक ईद के कपड़े भी दिए। खिदमत ग्रुप के ओहदेदारान मुअज़्ज़म अली खान, ज़ीशान खालिद, शेख आबिद हुसैन, आमिर भिंडर, आमिर आवान, मलिक फैसल, अनस शेख समेत दीगर ताजरान और इस मौका पर मौजूद थे। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल रमज़ान और मुबारक बैडमिंटन टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है, जबकि इवेंट में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और सलाहियतों के जौहर दिखाए। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सरकारी अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। पायनियर्स कैटेगरी के फाइनल में साबिक DG एंटी करप्शन गोहर नफीस और फरगाम तूर ने सखी सरवर और मोहम्मद तौकीर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर फाइनल जीता। जनरल कैटेगरी के फाइनल में DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने मलिक नवीद और मलिक शब्बीर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराकर फाइनल अपने नाम किया है। इवेंट में शरीक अफराद का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान इफ्तारी के बाद खेलने से फिटनेस बेहतर हुई है। फ़कीर मोहम्मद बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें बैडमिंटन के साथ साथ दूसरी भी 2-3 एक्टिविटीज़ थी। ये बड़ा एक अच्छा इवेंट था। मासवाए संडे के पूरा हफ्ता जो है वो ये सिलसिला चलता रहा है। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा है, टूर्नामेंट बड़ा खेलने को मिला है और बहुत पसीना भी निकाला हमने, 1.5-2 घंटा मैच खेले हैं, तो सबने बड़ा मिलकर एंजॉय किया। टूर्नामेंट के अख्तिताम पर जीतने वालों समेत बैडमिंटन क्लब के तमाम खिलाड़ियों में ईद गिफ्ट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन शुएब सफ्दर के हमरा राना आजिद नूर।
पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम खेली गई रमज़ान स्क्वाश लीग शब इरफान ने जीत ली है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।